ये देखो अम्मा, मैंने तो MSc भी कर लिया है और तुम मुझे पढ़ने के लिए लाहौर तक भेजने को तैयार नहीं थी। अगर मैं लाहौर ना जाता तो क्या इतना पढ़ पाता? वैसे भी हमारे इलाके में कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं। मेरी चंदा, तो बचपन से जिद्दी है। जो बात अपने दिल में ठान लेता है ना, वो करके छोड़ता है। और हाँ सुन, बस अब बहुत पढ़ाई शढ़ाई हो गई है। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, समझा? अब अपने बाप के साथ जमीनों पे काम कर ले। और हाँ सुन, मैंने तेरे लिए ना एक बहुत अच्छी लड़की देखी है शादी के लिए। अरे मेरी भोली अम्मा, क्या ये डिग्री मैंने खेतीबाड़ी करने के लिए ली है? और वैसे भी मेरा शादी का ना कोई इरादा नहीं। मेरी शादी के बजाय आप अपनी सेहत की फिक्र करें, कुछ ढंग से इलाज करवाएं। वैसे आपको और बाबा को मैं बहुत जल्द लाहौर बुलवा लूँगा, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। पर बेटा, जो रोग मुझे है ना, उसका कोई इलाज नहीं है। अरे अम्मा, आप परेशान क्यों होते हैं? अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हुआ बाबा, इतना परेशान क्यों है? ओ कुछ नहीं, तेरा मामला नहीं है, तू बस लाहौर चला जा बेटा। बोला ऐसे कैसे जाने दूं उसे? मैं इसको यहाँ रुकने के लिए कह रही हूँ और आप उसे जाने के लिए कह रहे हैं। पर हुआ क्या है? वो गुलजार ने हमारी जमीन पर बंदे बिठा दिए हैं। हमारी कब्रिस्तान के पास वाली जमीन पर कब्जा हो गया है। लो भला, उसने ऐसे कैसे कब्जा कर लिया? आप नंबरदार के पास जाए, बात करें जाके उससे। नंबरदार उसकी सुनेगा या मेरी सुनेगा? गुलजार की क्या गुंडा कर दी है? ऐसे कैसे कब्जा कर सकता है हमारी जमीन पर वो? मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। ओ खालिद देख, मैं तुझे झगड़े में डालना नहीं चाहता। तू बस लाहौर चला जा, अभी चला जा। जा बेटा। अब्बा मैं चला जाऊंगा, मगर अपनी जमीन से कब्जा छुड़ा कर जाऊंगा। देख बाबा, तू अकेला नहीं है, तेरा जवान बेटा तेरे साथ है। अपने आप को अकेला मत समझना। अरे 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 लाहौर से 4 जमातें क्या पढ़कर आ गया तू? हाँ, मेरा मुकाबला करेगा? मैं इसीलिए तुम लोगों को तालीम दिलवाने के हक में नहीं हूं। ये तालीम है ना, तालीम, ये तुम जैसे छोटे लोगों का दिमाग खराब कर देती है। गुलजार साहब, कल सुबह तक हमारी जमीन से अपने बंदे हटा ले। हटा लो अपने बंदे, वरना क्या? हाँ, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ, देख बाबा, ये गीदड़ और बकरियां है ना, ये शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। ये जमीन तेरी नहीं है, मेरी थी और मेरी है। हाँ, यकीन नहीं आ रहा ना? तो जाकर नंबरदार से कागजात चेक कर ले। और वैसे भी इतनी सारी जमीन का तुम करोगे क्या? अभी तेरे बाप के पास आधी जमीन बाकी है, उसी में शुक्र कर। ऐसा ना हो कि ये बची कुची जमीन से भी तू हाथ धो बैठे। हाँ, ये नजरें नीची कर। वो देख, वापसी का रास्ता वो है, या आदमी बुलाऊं तुझे बाहर भेजने की? मैं खामोश नहीं बैठूंगा, अदालत तक जाऊंगा मैं। खालिद, खालिद बेटा उठ जाओ। खालिद, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बेटा जल्दी उठ के तैयार हो जाओ, पहली गाड़ी से तू लाहौर चला जा। मगर अम्मा क्यों, क्या हुआ क्या है? अगर मगर कुछ नहीं, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। बस मैं तुझे अपने ज़मीन के तनाज़े में डालकर तेरी जान को किसी खतरे में डालना नहीं चाहता बेटा। यार खालिद, तू हमारी अकलौती औलाद है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है।
खुदा ना करे तुझे कुछ हो बेटा। तो इसका मतलब है अब्बू कि आप कुछ भी नहीं करना चाहते गुलजार के खिलाफ? क्यों नहीं, मैं पंचायत में जाऊंगा। अब्बू क्या कर लेगी पंचायत? मैं नंबरदार के पास गया था, एक भी नहीं सुनी उसने मेरी। अरे अल्लाह मालिक है, अभी आधी जमीन बाकी है, ये मकान है हमारे पास, बेटा हमारे लिए काफी है। बस तू निकल, मैं तुझे बस अड्डे छोड़ के आता हूँ, चल फटाफट। मगर अब्बा, बेटा तेरे अब्बा ठीक कह रहे हैं। इस्लाम में वालिदैन की खिदमत किस कदर अफजल हैसियत रखती है, इसका अंदाजा इस हदीस मुबारका से भी होता है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाद पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तेरे वालिदैन जिंदा हैं, तू उनकी खिदमत कर, तू हाजी और मुजाहिद का रुतबा पा लेगा। सारी रात हो गई इधर उधर टहलते हुए, आप पता करो ना जाकर। अरे मैंने भी बस अड्डे पर मालूम किया, किसी ने उसको नहीं देखा। अरे तो बस अड्डे पे मालूम किया ना तुमने, वो रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहाँ पता करो ना जाके। अरे रेलवे स्टेशन पर भी देख चुका हूँ, उसका तो फोन ही मुसलसल बन जा रहा है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? पुलिस के पास से रह जाओ, पुलिस को बताओ मेरा बेटा नहीं आया रात से। देखो जल्दी से देखो बिला खालिद का फोन होगा, खालिद का। गुलजार का है। हेलो, गुलजार बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा बताओ कि खालिद का कुछ पता चला? तुम्हें कैसे मालूम कि खालिद आने वाला था? अरे हम बरादरी के बड़े हैं, हमें तो इस बात का ख्याल रखना पड़ता है ना कि किसके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। वैसे मुझे लगता है कि खालिद लाहौर में ही है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा खड़ बेटा वापस नहीं आया। रहीम देख, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, इसीलिए मैंने तुझे टेलीफोन किया। अपने बेटे को अच्छी तरीके से समझा दे, हाँ उसका दिमाग ठीक कर दे। पिछली बार तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस बार अगर उसने मुझसे टकराने की कोशिश की ना, तो माफ नहीं करूंगा मैं उसे अच्छी तरीके से। क्या कह रहा था? धमकियां दे रहा था। धमकियां दे रहा था? धमकियां? वो खालिद के अब्बा कहीं उसने हमारे बेटे को तो नहीं? मुझे तो उसी का वक्त में शक है, उसी ने हमारे बेटे को गायब किया कहीं। शक तो मुझे भी है, लेकिन मैं क्या करूं? इलाके के सारे मौजूदीन इसकी मुट्ठी में हैं। अरे हमारी कौन सुनेगा? खालिद के अब्बा तुम ऐसा करो, तुम शहर चले जाओ, वहाँ जाकर किसी बड़े कानूनी बंदे से मिलो, वो मेरे बेटे को जरूर ढूंढ देंगे, जरूर इससे हमारी जान छुड़ा देंगे। मैडम, मुझे मेरे एक अजीज ने आपका पता दिया है। खालिद हमारी अकलौती औलाद है, उसकी माँ भी कैंसर की मरीज है, और रोते रोते उसकी आंखें खुश्क हो गई हैं मैडम। खालिद तो 2 फरवरी को आना था, आज 4 दिन गुजर गए, उसका कोई पता नहीं लग रहा। मुझे शक है मैडम कि उसे अगवा किया गया है। लेकिन आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटे का अगवा हुआ है? आपको शक है किसी पे? शक नहीं मैडम, मुझे यकीन है। हमारे इलाके में एक जमींदार है गुलजार, बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी है। देखिए, इस सूरत हाल में तो आपको हमारे ऑफिस आने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। उसके अगवा की या गुमशुदगी की कम से कम रिपोर्ट तो दर्ज करवाएं।
मैं पुलिस स्टेशन भी गया था मैडम, लेकिन वो तो मेरी बात ही मानने पर तैयार नहीं। वो कहते कि खालिद यहाँ आया भी है या नहीं, इस बात का क्या सबूत है? मैं क्या करूँ मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। वो खालिद का एक ही नंबर है, वो भी मुस्तकिल बन जा रहा है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं उससे किस तरह रब्ता करूँ। देखिए, आपने एक इंसान पर इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन उस इल्ज़ाम को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत तो है नहीं आपके पास। पुलिस भी आपको सीरियसली नहीं लेगी, और पुलिस का भी अंदेशा तो ठीक ही है। आपके पास कोई सबूत तो है नहीं कि आपका बेटा लाहौर से यहाँ आया भी है या नहीं। उसके किसी दोस्त का भी फ़ोन नंबर नहीं है आपके पास कि उसी से मालूम कर लें आपके बेटे ने ट्रैवल भी किया है या वहीं लाहौर में ही मौजूद है अभी तक? मैडम, बस ये एक मोबाइल नंबर था उसका और इसी में रब्ता होता था। और मैडम, जब आखिरी मरतबा मेरा रब्ता हुआ उससे, तो उसने मोबाइल में कुछ तस्वीरें भेजी थी और मेरी उससे बात भी हुई थी उसमें। ये देखो, इसका दफ्तर देखो, हमारा बेटा अफसर बन गया है। कैसा आलीशान दफ्तर है इसका, है? अरे अरे वाह खालिद के अब्बा, कितना खूबसूरत घर है ना, ऐसा लग रहा है जैसे महल हो। खालिद का फोन आ रहा है। हाँ, वो इसका ऐसा करो ना, मैं भी आवाज़ सुनूं। अच्छा अच्छा, मैं स्पीकर खोल देता हूँ। हेलो खालिद बेटा, क्या हाल है? जी बाबा, मैं ठीक हूँ। बाबा, आपने मेरे बंगले और ऑफिस की तस्वीरें देखी? अरे बेटा, वही तो हम देख रहे थे, मैं और तुम्हारी अम्मा बैठे हुए। भाई माशाल्लाह, लाख लाख अल्लाह का शुक्र है भाई, तुमने अपनी तालीम का फल पा लिया। बाबा, अभी मिला नहीं है, मिलेगा। क्या मतलब? बात यह है बाबा कि एक कंपनी ने मुझे इस शर्त पे मुलाजमत दी है कि मैं पीएचडी मुकम्मल करके इसी कंपनी में जॉब करूँगा। यार, अभी तो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिली है, जब पीएचडी मुकम्मल कर लूँगा तो फिर जीएम की जॉब मिल जाएगी मुझे। और हाँ बाबा, बंगला भी देंगे और गाड़ी भी, और सारा खर्चा पीएचडी का कंपनी कर रही है। अब मुझे आपसे फीसों के पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। अरे वाह, मेरी बात कराए ना, मेरी बात कराए, मेरी बात तो कराए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। अरे बेटा, तूने तो हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ खालिद। अम्मा, एक मसला है, कंपनी ने सिक्योरिटी के लिए 80 लाख रुपए मांगे हैं। जब मैं पीएचडी मुकम्मल कर लूँगा तो फिर 80 लाख मुझे वापस मिल जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा चांस दोबारा मिलेगा कि नहीं। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है बेटा, आ रही है। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं कुछ भी करके 80 लाख रुपए तुझे भिजवाऊंगा। मेरी ज़मीन है, ये मकान है, मैं बेच दूंगा बेटा, लेकिन ऐसा मौका ज़ाया नहीं होने दूंगा। तू फिक्र नहीं कर बेटा। थैंक यू बाबा, मुझे भी फख्र है कि ऐसे माँ बाप मुझे मिले। जब मैं यहाँ सेट हो जाऊँगा ना तो आपको और अम्मा को यहाँ बुला लूँगा, और अम्मा का इलाज भी अच्छा हो जाएगा और उस गुलजार से जान भी छूट जाएगी। मैंने सब कुछ बेच बात कर उसको 80 लाख रुपए भिजवाए थे। मुझे शक है उसकी जान को खतरा है। मैडम, कुछ करें आप, कुछ करें उसके लिए। बहुत ही सादा तबीयत के इंसान लग रहे हैं आप, या अपने औलाद से बिल्कुल ही गफलत बरत रहे हैं। आपके पास कोई उसके वेयर अबाउट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। अजीब सी बात है। बहरहाल, कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था आपका बेटा? मैडम, नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था वो। देखिए, हम भी आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास। कोई बेटे की डिग्रियां हैं आपके पास कि कम से कम पता चल जाए किस यूनिवर्सिटी से उसने एमए किया है, वहाँ से कोई तफसीलात मालूम कर लेंगे हम। हाँ मैडम, एमए की डिग्री तो पड़ी है उसके घर में। चलिए, फिर उन डिग्रीज के ज़रिए यूनिवर्सिटी का नाम मालूम करते हैं और पता करते हैं कि आपका बेटा पीएचडी कहाँ से कर रहा था। शहरोज़ उनके साथ टाई अप करके उन डिग्रीज़ की या तो कॉपी मंगवाएं या ओरिजिनल्स मंगवा लें, फिर रब्ता करें उस यूनिवर्सिटी से। और वो तस्वीर आपके पास अभी भी मौजूद हैं जो उसने आपको व्हाट्सएप की थी? हाँ जी मैडम। दिखाइए ज़रा।
हाँ खालिद के अब्बा, पता चला खालिद का? अरे ये मैं यहाँ पर शहर में बहुत बड़ी वकील हैं आमना कबीर, उनसे मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने हमारी मदद करने का भी वादा किया है। बड़े असर रसूख है भाई उनके। अब इंशाल्लाह हमारा खालिद ज़रूर मिल जाएगा। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, तो ऐसे ही बहुत बीमार रहती हो तुम। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ। अच्छा। या अल्लाह मेरे बेटे को खैरियत से घर पहुंचा दे। या अल्लाह मेरा बेटा जहाँ भी हो साथ खैरियत से। ये काम तो घास में सुई तलाश करने जैसा है। आखिर 20 करोड़ की आबादी में एक बंदे को ढूंढना इतना आसान काम नहीं। हाँ आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आप रिपोर्ट तो दर्ज करें। गुमशुदगी की रिपोर्ट? किस बुनियाद पे? अभी तक तो ये तो पता चला नहीं कि खालिद किस शहर से लापता हुआ है। सक्खर से, लाहौर से, कराची से, कहाँ से? आप तो खुद वकील है ना, एक काम करें, वो मैडम आमना से मेरी बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम SHO साहब बात करना चाह रहे हैं। हाँ करवाओ बात। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम। और दूसरा फिर तफ्तीश का भी आगाज करें, कंफर्म करें कि खालिद उस रोज़ कराची आया था या नहीं। उसके वालिद साहब ने मुझे बताया कि वो पहले जब भी कराची आया है तो बस के ज़रिए ही आया है, तो बसों के अड्डे को चेक कर लें। और सेकेंडली जो उसका सेल फ़ोन है वो चाहे अभी बंद है लेकिन उसका डाटा तो निकलवाया जा सकता है ना। ये भी ट्रेस कर सकते हैं कि लास्ट कॉल किस लोकेशन से आई थी। मैडम तलाशे गुमशुदा का ऐड हम अखबार में भी तो दे सकते हैं, हो सकता है उसे कुछ पता चल जाए। देखा ना, अब आपका दिमाग काम कर रहा है। गुड सजेशन, बिल्कुल सही है। और अगर जहमत ना हो तो एक और काम भी कर लें। हो सकता है रहीम साहब का अंदेशा दुरुस्त हो और खालिद की गुमशुदगी में इस ज़मींदार गुलजार का हाथ हो। ज़रा अपने ज़राए से ये ज़मींदार साहब को भी चेक करें, कहीं वाकई में गुलजार ने तो खालिद को अगवा करके नहीं कहीं रखा। ठीक है मैडम। मैडम अब आप बीच में आई गई हैं तो कुछ ना कुछ तो भाग दौड़ करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। बाबा परेशान मत हो, आपका बेटा बच्चा नहीं है, हम जल्द पता लगा लेंगे। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह की नाराजी वालिद की नाराजी में है। एक और हदीस में है हर गुनाह के अजाब को अल्लाह ताला मुअख्खर फरमा देता है, मगर वालिदैन की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि अल्लाह उसके हकदार को उसकी सजा मौत से कबल ही पहुंचाता है। योर ऑनर, मुद्दई रहीम का इकलौता बेटा खालिद अचानक से गुमशुदा हो गया। मुद्दई को शक हुआ कि उसके बेटे की गुमशुदगी में इलाके के जमींदार का हाथ है, क्योंकि मुद्दई रहीम का जमींदार के साथ एक जायदाद के मामले पर तनाज़ा चल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, SHO बात कर रहा हूँ। जी जी इंस्पेक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? मैडम मैंने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप तमाम पर मुकम्मल इंक्वायरी कर ली है। ये कंफर्म है कि अगर खालिद जिंदा है तो लाहौर में है। अच्छा देखें, अगर हमें बाकी और कोई डिटेल्स नहीं भी मिल रही तो कम से कम उसके गुमशुदा होने या अगवा होने का मोटिव बहुत क्लियर है। उसके अकाउंट में 80 लाख रुपए की रकम ट्रांसफ़र हुई थी और रहीम साहब को भी यही शुबा है कि इसी रकम की लालच में किसी ने उनके बेटे को अगवा कर लिया। आप ऐसा करें कि खालिद का बैंक अकाउंट तो चेक करें, मालूम करें कि वो रकम अभी भी उसके अकाउंट में मौजूद है या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। ठीक है मैडम, मैं इस सिलसिले में पंजाब पुलिस से मदद हासिल करता हूँ। ठीक है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, काइंडली अगर आपको कोई भी नई बात पता चलती है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, बहुत मेहरबानी। ओके मैडम।
खालिद के हवाले से जो भी आखिरी इंफॉर्मेशन थी वो खालिद के भेजे गए व्हाट्सएप के मैसेजेस थे जो उसने अपने वालिद साहब के सेल फोन पर भेजे थे। खालिद ने व्हाट्सएप में अपने वालिद को चंद तस्वीर भिजवाई थी। ये तस्वीर एक दफ्तर की। अभी तो इसने जो अपने वालिद साहब को भी तस्वीरें भेजी थी व्हाट्सएप में, दफ्तर की और किसी घर की, वो भी इंटीरियर्स की तस्वीरें, उनसे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये दफ्तर कौन सा है, ये किस इलाके का घर है। बिल्कुल डेड एंड पे खड़े हैं। इन तस्वीर से हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि ये कौन सा दफ्तर है और लाहौर के किस इलाके में वाक़या है, और ना ही खालिद ने इस दफ्तर के हवाले से कोई तफसील भेजी थी। उसने अपने वालिद को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी थी कि जिस यूनिवर्सिटी से खालिद ने मास्टर्स की डिग्री क्लियर की थी, उसी यूनिवर्सिटी के जरिए उसे इस जॉब की ऑफर हुई थी, और उस दफ्तर की मैनेजमेंट ने ये वादा किया था कि वो उसे पीएचडी भी करवाएंगे और एक आला ओहदे पर फाइज भी करेंगे। खालिद को यूनिवर्सिटी ने किस ऑर्गेनाइजेशन को रेफर किया था, ये जानने के लिए जब हमने यूनिवर्सिटी से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि खालिद तो कभी भी उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं रहा। मैम, अजीब सा मामला सामने आया। खालिद रहीम के वालिद ने जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उस यूनिवर्सिटी कॉल की तो वो लोग ये कह रहे हैं कि खालिद रहीम कभी यहाँ एनरोल ही नहीं हुआ। क्या? हाउ इज दैट पॉसिबल? शॉकिंग न्यूज़ है। मैंने खुद उसके सर्टिफिकेट्स देखे। मुझे तो लगता है कि खालिद की गुमशुदगी में एक से ज़्यादा लोगों का हाथ है। हो सकता है यूनिवर्सिटी के लोग भी इन्वॉल्व हो सकता है मैम, मुझे मामला ख़राब लग रहा है। ऐसे करो, आयो साहब को कहो कि पंजाब पुलिस से भी खालिद की तस्वीर शेयर करें, और अगर पंजाब पुलिस यूनिवर्सिटी से जाके इन्वेस्टिगेट करे तो हो सकता है हमें बेहतर इंफॉर्मेशन मिल सके। इस इंफॉर्मेशन के बाद मुद्दई रहीम की हैरत और परेशानी मजीद बढ़ गई। शक होने लगा गुमशुदगी में शायद बहुत से लोगों का हाथ है, जिसमें शायद कुछ लोग यूनिवर्सिटी के भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मुद्दई रहीम के मुताबिक जब से उन्होंने अपने बेटे के अकाउंट में 80 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए थे, उसके 2 दिनों के बाद से ही खालिद का फ़ोन बंद जा रहा था। सवाल ये भी उठता था कि अगर खालिद उस यूनिवर्सिटी में एनरोल हुआ ही नहीं तो फिर उसके पास उस यूनिवर्सिटी की डिग्री कहाँ से आई। योर ऑनर, खालिद को तलाश करने के लिए अब एक ही जरिया बाकी बचा था, और वो था उसका बैंक अकाउंट। हमने उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और ये जानने की कोशिश की कि क्या खालिद के अकाउंट से वो 80 लाख रुपए की रकम निकलवाई गई या नहीं। खालिद के बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की डिटेल निकलवाई गई तो मालूम हुआ कि उसके अकाउंट से 80 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अकाउंट में, और इस 80 लाख रुपए की रकम से एक अपार्टमेंट खरीदा गया। हमने जब उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के मैनेजर से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि ये अपार्टमेंट खालिद के नाम पर नहीं बल्कि एक मारिया नामी औरत के नाम पर खरीदा गया। इस इंफॉर्मेशन के बाद ये सवाल उठता था कि ये खातून मारिया कौन है और इसका खालिद से क्या ताल्लुक है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने मारिया से राब्ता किया तो उसकी निशानदेही पर खालिद को भी ढूंढ निकाला गया। योर ऑनर, ये जानने के लिए कि खालिद इतने अरसे तक कहाँ रहा, उस पर क्या बीती, ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदी गई और ये प्रॉपर्टी मारिया के नाम पर क्यों खरीदी गई, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं खालिद को अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। कुरान में जगह जगह वालिदैन के हुकूक की बात और उनकी खिदमत की ताकीद की गई है। हत्ता के अहादीस में भी ये मिलता है कि वालिदैन का नाफरमान जन्नत में दाखिल ना होगा। सूरतुल आकाफ में है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेकी करने की ताकीद की है कि उसकी माँ ने उसे तकलीफ से उठाकर और तकलीफ से जना। इसलिए वालिदैन का नाफरमान न दुनिया में फलाह पाएगा न आखिरत में। योर ऑनर, ये खालिद है, मुद्दई रहीम और उसकी बूढ़ी बीवी की इकलौती औलाद। फिर इसको किसी ने भी अगवा नहीं किया था और ना ही ये किसी साजिश का शिकार हुआ। योर ऑनर, इसने अपने वालिद से 80 लाख रुपए की रकम हथियाने के लिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड ड्रामा रचाया इस इंसान ने। योर ऑनर, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर खालिद के दिफा में पेश होने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। योर ऑनर,
मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ ये केस बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। इल्ज़ाम ये है कि मेरे क्लाइंट ने अपने वालिदैन के साथ 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट तो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद है। वालिद के पास जो कुछ है वो मेरे क्लाइंट का है। इन्हें फ्रॉड करने की ज़रूरत ही क्या थी? वालिद के पास जो कुछ है उनको उनके वालिद की वफात के बाद मिलना था, इसलिए फ्रॉड की ज़रूरत थी। योर ऑनर, मिस आमना कबीर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। असल हकीकत तो ये है कि मेरे क्लाइंट के वालिदैन ने उन्हें 80 लाख रुपए खुद दिए थे अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उन्हें खदशा था कि इलाके का ज़मींदार उनकी बाकी ज़मीन और जायदाद पर भी कब्जा ना कर ले। इसलिए उन्होंने सब कुछ बेच बाच कर ये 80 लाख रुपए बेटे के हवाले किए। उनका प्लान ये था कि ये भी अपने बेटे के पास लाहौर शिफ्ट हो जाए। अच्छा, योर ऑनर, इनसे पूछा जाए कि अगर यही प्लान था तो फिर 80 लाख रुपए की रकम मिलने के बाद खालिद साहब अचानक रूपोश क्यों हो गए? अपना सेल फोन क्यों ऑफ कर दिया? अपने वालिदैन से राब्ता क्यों मुनक़ता कर दिया? योर ऑनर, ये तमाम काम इसलिए किए गए क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। ये सिर्फ 80 लाख रुपए की रकम हथियाना चाहते थे। इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये अपने वालिद के साथ फ्रॉड कर रहे थे। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने ना तो कोई फ्रॉड किया है, ना ही वो कहीं गायब हुए थे। असल मामला कुछ और है, वो मैं आपको बताता हूँ। योर ऑनर, अभी मिस आमना ने मारिया साहिबा का जिक्र किया जिनके नाम 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा गया था। वो मारिया साहिबा कौन है, ये इंकशाफ मैं आपको करता हूँ। वो मारिया साहिबा मेरे क्लाइंट खालिद की बीवी हैं और इन्होंने ये शादी अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की। मेरे क्लाइंट के वालिदैन इस शादी पर राज़ी नहीं हैं और उनका एक ही इसरार है कि या तो बीवी को तलाक दो वरना हमसे नाता तोड़ लो। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने कोई गन पॉइंट पे 80 लाख रुपए नहीं लिए थे। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट के खिलाफ ये बेबुनियाद मुकदमा खारिज किया जाए और मेरे क्लाइंट को रिहा किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये मुकदमा बेबुनियाद नहीं है। खालिद साहब की नीयत में फतूर था। उन्होंने अपने वालिदैन के साथ फ्रॉड किया। ये 80 लाख रुपए की रकम अगर फ्रॉड से हथियाई नहीं गई थी और वाकई में अगर इस रकम से प्लान के मुताबिक एक मकान खरीदा जाना था, ये मकान वो अपने नाम पर भी खरीद सकते थे। लेकिन क्योंकि ये मकान मारिया के नाम पर खरीदा गया तो इस पर भी एक सवालिया निशान उठता है। योर ऑनर, ये मकान, ये अपार्टमेंट मारिया के नाम पर इसलिए खरीदा गया क्योंकि मारिया के वालिद इस रिश्ते पर खुश नहीं थे। खालिद ने मारिया के वालिद के सामने ये एतराफ़ किया था कि ये सिर्फ मैट्रिक पास है। वो जाली डिग्रियां इन्होंने मारिया के वालिद को नहीं दिखाई थी। इसीलिए मारिया के वालिद ने शर्त रखी थी कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे तभी करूंगा जब उसके नाम तुम कोई प्रॉपर्टी करोगे। और इसी शर्त को पूरा करने के लिए खालिद ने धोखे से अपने बूढ़े वालिदैन से उनकी कुल जमा पूंजी हथिया ली और उससे एक अपार्टमेंट खरीदा और वो मारिया के नाम कर दिया। योर ऑनर, अगर वकील साहब के बयान में जरा सी भी सच्चाई हो तो इस वक्त मारिया अदालत में मौजूद हैं। वो इनके बयान की तस्दीक कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने मारिया को बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं किया। योर ऑनर, मैं मारिया को बतौर गवाह अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। जज साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर खालिद ने अपने वालिदैन के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है और मुझे ऐसा मकान नहीं चाहिए जो फ्रॉड की रकम से लिया गया हो। मैं ये मकान खालिद के वालिदैन को वापस करती हूँ और खालिद के पेरेंट्स से माफ़ी मांगती हूँ अगर उनको मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई हो तो। और मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तुम जब अपने माँ बाप के नहीं हो सके तो मेरे कैसे हो सकते हो? मारिया प्लीज ऐसा मत कहो। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपनी गलती में शर्मिंदा हूं। ऑर्डर ऑर्डर। मोहतरमा, आप तशरीफ रखें। मुल्जिम खालिद, तुम कटेरे में आ जाओ। मुल्जिम खालिद, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है। बताओ तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जज साहब, मेरे वालिदैन मेरी शादी करना चाहते थे गाँव में, मगर मुझे गाँव में रहना ही नहीं था। अगर ये मैं सारा ड्रामा ना करता तो मुझे 80 लाख नहीं मिलते। मैंने 80 लाख का फ्लैट खरीद लिया, उसके बाद गिरफ्तार हो।
तुमने जाली डिग्री बनवाकर अपने वालिदैन को भिजवाई। क्या तुमने इन डिग्री से कोई नौकरी भी हासिल की? जज साहब, अगर जाली डिग्रियां मैं पेश ना करता तो घर वाले मुझे लाहौर में नहीं रहने देते, और फीस की मद में जो उनसे मैं पैसे लेता था वो मुझे नहीं मिलते, और ये जाली डिग्रियां सिर्फ अपने माँ बाप को दिखाने के लिए बनवाई। इन डिग्रियों से मैंने कोई नौकरी हासिल नहीं की। तमीज़, बेगैरत, बेहया, तुझे शर्म नहीं आई माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे कमबख्त, तुझसे तो वो लड़की अच्छी है जो हमारा खून ना होते हुए भी कितनी शर्मिंदा है हमसे। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों तशरीफ रखें, बैठ जाइए आप दोनों। मुल्जिम खालिद, तुम्हें मजीद कुछ कहना है या मैं फैसला सुना दूं? जज साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तमाम हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखें। जज साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी, आपने जो कुछ कहना है कटेरे में आकर कहिए। जज साहब, ये रमज़ान का बाबरकत महीना है, और इस महीने में तो लोग दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं। ये नाइंजार है तो मेरा बेटा, लेकिन हमारा खून है। जज साहब, मुझे मेरी प्रॉपर्टी भी वापस मिल रही है, लिहाजा इस मुबारक महीने में मैं इस बदबख्त को माफ़ करता हूँ और अपना मुकदमा वापस लेता हूँ, और मेरी अदालत से गुजारिश है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। मैंने इसे माफ़ किया। चूंकि मुल्जिम खालिद के वालिद मुद्दई रहीम ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया है और मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त की है, लिहाजा इस मुकदमे को खारिज किया जाता है। ताहम मुल्जिम के इतराफ़ी बयान में ये बात सामने आई है कि मुल्जिम जाली डिग्री बनाने का मुर्तकिब हुआ है, लिहाजा ये अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि इस बाबत मुकम्मल इंक्वायरी करे और जाली डिग्री बनाने वाले मुल्जिम खालिद और उसके मावनीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।